नासिर साहब, आपने जवाब सुना होगा साबिर साहब का कि मिस्र की उन्होंने एग्जाम्पल दी। अगर हम फ़लस्तीन की बात करें तो फ़लस्तीनी क्या सोचते हैं ये इम्पॉर्टेंट है, या इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन सा ऐसा प्रेशर है इन अरब ममालिक में जो तेल की दौलत से माला माल है लेकिन वो ढके छुपे लफ्जों में इजराइल को तस्लीम कर रहे हैं। देखें, पहले तो मैं ये अर्ज करूं कि आप इनको ममालिक कह रही हैं, बास तो जिनको हम कंट्रीज कहते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज में, वो तो मुल्क की तारीफ के ऊपर पूरा नहीं उतरते और स्ट्रेटेजिक डेप्थ की कमी का शिकार हैं, और उन्होंने एक गुलामाना फॉरेन पॉलिसी इख्तियार की हुई है और इस रीजन के अंदर उनकी फॉरेन पॉलिसी को KSA के जरिए से दरअसल अमेरिका जो है वो मैनेज करता है। तो इनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है नहीं, और ये कोई बिल्कुल सरप्राइजिंग बात नहीं है, बल्कि ये जो थोड़ा बहुत लेट हुआ है ये सरप्राइजिंग है। इन्होंने जब अपनी पॉलिसी को उनके साथ नफी कर लिया है तो वो तो अमेरिका की पॉलिसी इसराइल के लिए है, लिहाजा इसराइल के लिए इन इक़दामात का करना जो है वो कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पे हम हैरान हो। तो ये एक क्लियर कट इंसिस्टेंस वन। सेकंड ये है कि ये बात दुरुस्त है कि फलस्तीनियों ने इस काज को इतना स्ट्रेंथन कर दिया है कि अगर आज फलस्तीन के अंदर से भी कोई फैक्शन या ग्रोह उठे और वो अपने इस काज से पीछे हटने की कोशिश करे तो फलस्तीनी काज इतना वहां स्ट्रेंथन है कि वो खत्म हो जाएगा, लेकिन वो अपनी बात को वहां नहीं उठा सकता। 3 बड़े ग्रोह थे जिनमें हमास है, जहाद इस्लामी है और अल-फतह है। इनमें से अल-फतह जो है वो सियासी जद्दोजहद पे यकीन रखती थी, हमास जो है वो दोनों मामला साथ लेके चलती थी, वो मिलिट्री के ऊपर भी काम करते थे, मुसल्लह जद्दोजहद भी और सियासी जद्दोजहद के ऊपर भी डायलॉग भी करते थे, और इसी तरीके से जो जहाद इस्लामी है वो खालिसन अस्करी जद्दोजहद के कायल थे। ये बहुत डिफरेंसेस थे इनके आपस में, लेकिन तारीख में पहली बार ये सारे ग्रोह एक पेज के ऊपर आए हैं कि इसराइल के साथ नेगोशिएट करने का कोई फायदा नहीं है, और इन्होंने मुश्तरका तौर पे अरबों की इस एफर्ट को, इन अरब ममालिक के पास सरबराहान की इस एफर्ट को टू बी मोर एलिबरेट, उन्होंने कहा है कि ये स्टेप इन द बैक है और हमारी जो है वो पुश्त में छुरा घोंपने की कोशिश की गई है। और प्रैक्टिकली ये कहा है कि इसका मतलब ये है कि नेगोशिएट करना या बातचीत ये कोई राय हल नहीं है, बल्कि हमें भी बिलाकर फिर उन्हीं ग्रोह के साथ मिलना पड़ेगा कि जो सिर्फ असली जद्दोजहद पे यकीन रखते हैं। तो ये मेरा ख्याल एक बड़ा जबरदस्त मैसेज फलस्तीनियों ने दिया है, वो अपने काज से एक इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ मसला नहीं है, ऑन ग्राउंड इस वक्त जो फलस्तीनियों की स्ट्रेंथनिंग हो चुकी है, जिनमें बिलखसूस गजा की हम बात करें कि इसराइल जो पहले उसकी मिलिट्री माइट मारूफ थी और अनडिफीटेबल इसराइल था, वो जब गजा में हमास को अप्रूव करने के लिए और फिर वहां पर जो है वो कब्जा करने के लिए और उनको गैर मुसल्लह करने का डीवेपनाइजिंग करने की बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो जो 3 दिन का प्रोजेक्ट था उनका, वो 60 डेज से ऊपर उन्होंने जंग लॉन्च की और उसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल मीडिएटर को दरमियान में डाल के तो सीज फायर करवाया ऑन द टर्न ग्राउंड गिवन बाई हमास। तो इसका मतलब ये है कि टेररिस्ट भी इसराइल जो है अब वो इतना ताकतवर नहीं है कि वो इनको अस्करी दबाव के तहत इनको मजबूर कर सके या सरेंडर करा सके। पॉलिटिकल चीजें भी नाकाम हो गई हैं। आप अपना बॉर्डर देखें, मतलब इसराइल जिसकी एक्सटेंशन या फलस्तीन जिसको वो उसके अपने आजादी के हक से महरूम करना चाहते हैं, एक साइड के ऊपर बैठे हैं लेबनान है, लेबनान में हिजबुल्लाह बैठी है और वो हमास की हिमायत करते हैं और वो इसराइल को इस बॉर्डर से एक्सटेंड होने देने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह ग्रेटर इसराइल का जो नक्शे जितने भी प्रपोज हैं उसमें दजला फुरात तक जाने की बात की गई है, जो उनके वहाँ पार्लियामेंट या उसमें भी कनेस्ट में भी लगा हुआ है। तो वहां पे भी प्रैक्टिकली अब जो एक सीरिया वाला रूट था वहां बशर बैठा है और वो बशर पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है और वो जो पूरी कॉन्स्पिरेसी थी वो नाकाम हो गई है और पूरी जो इंसर्जेंसी वहां स्टार्ट की गई थी वो नतीजा फेज नहीं हो सकी है। तो ऑन ग्राउंड अगर आप देखें, इसी तरीके से जो मिस्र है, मिस्र की सूरत बड़ी वल्नरेबल है, तो इस लिहाज से भी उनकी अच्छी पोजीशन नहीं है एट बॉर्डर। इसराइल को बिलाखिर एट बॉर्डर जो है वो ईजनेस चाहिए, सुकून चाहिए। ये यूएई के अंदर अगर आप आके तस्लीम कर लेंगे तो इसराइल को वहां के क्या रिलीफ मिल जाएगा। फिर तीसरी चीज है कि आपने ये कहा कि भाई हमारे इक्तिसादी प्रॉफिट ये मुनाफे हैं, लिहाजा ये मैटर करते हैं। भाई कहाँ मैटर करते हैं? सबसे बड़ा इक्तिसादी प्रॉफिट तो होना चाहिए था या बेनिफिट मिलना चाहिए था मिस्र को। मिस्र कभी आलम इस्लाम की बहुत बड़ी फौज थी, बड़ा डिग्निफुल मुल्क था, उसके पास नहर सवीज थी और हम समझते हैं कि सबसे ज्यादा तौर पे कोई ग्रो करने वाला कंट्री है तो वो अपनी ज्योग्राफी लोकेशन और एग्रीकल्चर बैकग्राउंड की वजह से मिस्र है। आज के मिस्र को हम फिरौन की वजह से जानते हैं, हम वादी नील की वजह से जानते हैं, लेकिन आज के इस मिस्र का कोई नाम नहीं है, क्योंकि इस मिस्र ने जब से इसराइल के साथ डील करके उसको रिकॉग्नाइज किया,
نہ اس کی ملٹری اس وقت ٹھیک ہے۔ کیپیبل رہی، نہ اس